अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहम खालिद है और आपके अपने चैनल BSN माहा में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं। आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो है मैग्नीशियम डिसऑर्डर, यूनिट नंबर 3, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, पार्ट 5। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और पुराने लोग मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि हम जल्दी से इन्फॉर्मेटिव और अच्छा सा लेक्चर स्टार्ट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्नीशियम बैलेंस क्लास। मैग्नीशियम डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले हमें अब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो मैग्नीशियम का एक बैलेंस पाया जाता है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। यानी मैग्नीशियम की क्या कंपोजिशन है, कहाँ पर मैग्नीशियम कितनी अमाउंट में पाया जाता है, ये सब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम इज़ द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट केटाइन इन द बॉडी एंड द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर केटाइन आफ्टर पोटेशियम। Of the total magnesium content, approximately 50 to 60% is stored in the bone, 39 to 49% is contained in the body cells, and the remaining 1% is dispersed in the ECF. अब देखिए, जो मैग्नीशियम है उसका 50 to 60% बोन में, 39 to 49% बॉडी सेल्स में और ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज़ में यानी ओनली 1% ECF में होता है। अब जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि ECF के दो पार्ट्स होते हैं, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट और इंटरस्टिशियल स्पेसिस। द नॉर्मल प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम इज़ 1.8 to 3 mg/dL। अब वन बाय वन हम इनकी डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपो मीन्स रिड्यूस्ड एंड मैग्नीसीमिया मीन्स मैग्नीशियम इन द ब्लड। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी रेफर्स टू डिप्लीशन ऑफ द टोटल बॉडी स्टोर्स, वेयर एज हाइपोमैग्नीसीमिया डिस्क्राइब्स अ प्लाज्मा मैग्नीशियम कंसंट्रेशन बिलो 1.8 mg/dL। कॉजेज़ क्या है, हाइपोमैग्नीसीमिया क्यों होता है, इम्पेयर्ड इनटेक की वजह से या पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से। या तो मैग्नीशियम आप अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वो पुअर है। अब किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, अल्कोहलिज्म के केस में, मेल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन के केस में, मेल एब्जॉर्प्शन में, स्मॉल बोवल बाईपास सर्जरी, क्योंकि इससे क्या होता है कि मैग्नीशियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है थ्रू द इंटेस्टाइन वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। या फिर पैरेंट्रल हाइपर एलिमेंटेशन विद इनएडिकेट अमाउंट्स ऑफ मैग्नीशियम। अब ऐसे पेशेंट जो सिर्फ पैरेंट्रल न्यूट्रिशन के ऊपर हैं, अगर आप उनको कम मिकदार में मैग्नीशियम देते हैं तो तब भी वो हाइपोमैग्नीसीमिया में जा सकते हैं। हाई डाइटरी इनटेक ऑफ द कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम अपनी डाइट में ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो किडनीज ओवरलोड हो जाती हैं और वो कैल्शियम को कंजर्व करते हुए बाकी जितने भी तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको वॉश आउट करा देती हैं बॉडी से, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, बॉडी में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इसका रीज़न क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड लॉसेस, यानी मैग्नीशियम ज़्यादा मिकदार में बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। वो किन सूरतों में हो सकता है, डायूरिटिक थेरेपी से, हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में जो हमारा मैग्नीशियम है वो बॉडी से क्यों एक्सक्रीट आउट हो जाता है, क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म में PTH हार्मोन के लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल्स को ब्लड में बढ़ा देते हैं और इसके इवज़ में बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको वॉश आउट करा देते हैं यूरिन के थ्रू। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट को कंजर्व करता है जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। जब इसके लेवल्स बढ़ते हैं ये सोडियम को कंजर्व कर लेगा और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को वॉश आउट करा देगा, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीशीमिया हो सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में जब आप अपने पेशेंट को इंसुलिन देते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, ECF टू ICF शिफ्टिंग कराता है मैग्नीशियम की, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। मैग्नीशियम वेस्टिंग किडनी डिजीज़ की सूरत में हो सकता है अगर किडनी से ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द मैग्नीशियम। तब तक के लिए मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ऑलरेडी हम सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में और फॉस्फेट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मैग्नीशियम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। लैब वैल्यूज़ क्या है, सीरम मैग्नीशियम लेवल बिलो 1.8 mg/dL, न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस, पर्सनैलिटी चेंजेस, एथिटॉइड और कोरिफॉर्म
डिसऑर्डर्स, निस्टैग्मस। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एथिटॉइड और कॉरिफॉर्म मूवमेंट्स। दीज आर न्यू फॉर हाइपोमैग्नीसीमिया। पिछले किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने इनको डिस्कस नहीं किया है, तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। एथिटॉइड मूवमेंट्स से मुराद ये होता है स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द पेशेंट बट इन अनरिथमिक फॉर्म। ठीक है, एथिटॉइड मूवमेंट्स में कोई भी रिदम नहीं पाया जाता। कॉरिफॉर्म मूवमेंट्स में प्रॉपर रिथमिक होती हैं, रैंडम होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। अब देखिए, अगर हम कॉरिफॉर्म मूवमेंट्स की एग्जांपल लें तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके पेशेंट हैं उसने अपनी जो फीट है, कभी एक फिंगर को वो मूव कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट को मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट में क्या है, एक रिदम पाया जा रहा है। ठीक है, और रैंडम मूवमेंट है, इनको हम कॉरिफॉर्म बोलते हैं। एथिडोसिस या एथिटॉइड मूवमेंट के केसेस में क्या होता है कि स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन ये अनरिथमिक होती हैं, इनमें कोई भी रिदम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो है निस्टैग्मस, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स, और टेटनी हो सकता है इस केस में। और 3 साइंस पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव बेबिंस्की साइन, पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन एंड पॉजिटिव ट्रॉजियस साइन। हमने जब हाइपोकैल्सीमिया डिस्कस किया था व्यूअर्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चोवेस्टिक साइन जो है वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होने वाला एक ऐसा साइन है जिसमें जब आप अपनी फेशियल नर्व को टच करते हैं तो वन साइडेड मसल ट्विच होता है। और ट्रॉजियस साइन क्या होता है कि जब आप अपने पेशेंट को बीपी कफ बांधते हैं तो ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से क्या हो सकता है, कार्पोपेडल स्पैज्म हो सकता है। पॉजिटिव बेविंस्की साइन हमारे लिए एक नई चीज़ थी। ये देखें, ये पॉजिटिव बेविंस्की साइन है। पॉजिटिव बेविंस्की साइन का मतलब क्या होता है, इसमें हमने एक टेस्ट परफॉर्म करना है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, एक हैमर ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो नुकीली हो वो ले रहे हैं, उसको हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करा रहे हैं पेशेंट के फुट पे। और पेशेंट किस तरह से मूवमेंट शो करेगा, अगर पेशेंट की जो फिंगर्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगी तो वो नेगेटिव साइन होगा, अगर पेशेंट की फिंगर्स अपवर्ड मूव करती हैं तो पॉजिटिव साइन होगा। इसे हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। बच्चों में, इन्फेंट्स में ये वाली रिफ्लेक्स पॉजिटिव होती है और ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एडल्ट्स में इस रिफ्लेक्स का पॉजिटिव होना एक एबनॉर्मल साइन है जो कि हाइपोमैग्नीसीमिया के केस में होता है। होप इट ऑल क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी कार्डियोवेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस की तरफ। टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है और कार्डिक अरिथमियास हो सकते हैं। Next move to our next condition, that is hypermagnesemia, that is exactly opposite to hypomagnesemia। अगर आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो अब हाइपर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। हाइपरमैग्नीसीमिया रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन टोटल बॉडी मैग्नीशियम एंड अ प्लाज्मा मैग्नीशियम concentration in excess of 3 mg per deciliter. Because of the ability of the normal kidney to excrete magnesium, hypermagnesemia is rare. कॉजेज़ क्या हैं हाइपरमैग्नीसीमिया के? एक्सेसिव इनटेक, या तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा मैग्नीशियम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑरल मैग्नीशियम कंटेनिंग मेडिकेशंस, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन, या तो बॉडी से क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन कम हो रही है मैग्नीशियम की, जैसा कि किडनी डिजीज़ में हो सकता है, एक्यूट रेनल फेलियर के केसेस में हो सकता है। लैब वैल्यूज़ क्या आती हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं हाइपरमैग्नीसीमिया की? सीरम मैग्नीशियम लेवल अबव 3 mg पर डेसीलीटर। न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं? लिथार्जी, हाइपोरिफ्लेक्सिया, कन्फ्यूजन एंड कोमा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि न्यूरोमस्कुलर एजिटेशन का कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी दिया था। इसका मतलब ये होता है कि न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी का बढ़ जाना, यानी नर्व और मसल का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से आपके मसल्स मूव करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अगर आपस में ज़्यादा बढ़ जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो बॉडी के रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से न्यूरोमस्कुलर एजिटेशन बढ़ती है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से कम होती है। जैसे कि प्रीवियसली हम कैल्शियम में पढ़ चुके हैं कि हाइपोकैल्सीमिया के केस में न्यूरोमस्कुलर एजिटेशन बढ़ जाती है, लेकिन हाइपोफॉस्फेटीमिया के केस में कम हो जाती है। सेम इज़ द केस विद हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया के केस में जो है वो बढ़ जाती है और हाइपर के केस में आप देख रहे होंगे कि कम हो जाती है न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस। तो अगर आप इनको कोऑर्डिनेट करके वन बाय वन सीरीज़ वाइज डिस्कस करके पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? हाइपोटेंशन हो सकती है, कार्डिक अरिथमियास हो सकते हैं और कार्डिक अरेस्ट में जा सकता है आपका पेशेंट। दैट्स ऑल अबाउट माई लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।